हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8 to 12 एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पे आप जो भी वीडियो देखोगे या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। 100% फ्री एजुकेशन आपको क्वालिटी के साथ यहां पर मिलेगा। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं गणित हिंदी मीडियम में, और आज करेंगे इसका अध्याय 13 क्षेत्रमिति, और आज करने जा रहे हैं इसके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने निकल के आते हैं जो शायद हो सकता है आपके चैप्टर के अंदर नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत होती है, उस समलंब की ऊंचाई क्या होगी जिसके आधारों की लंबाइयों का योग 60 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर वर्ग है। अब देखिए यहां पर हमको एक चीज समझना है कि भाई जो समलंब कैसा होता है। भाई ये होता है हमारा समलंब, ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज होता है। अब ये जो समलंब चतुर्भुज होता है, तो इनने बोला है कि उसके आधारों की लंबाई, तो समलंब चतुर्भुज का एक ये भी आधार होता है और एक ये भी आधार होता है, तो उसकी आधारों की लंबाई का योग मुझे यहां पे 60 दिया हुआ है। अब यहां पे 60 किस हिसाब से दिया हो सकता है ये 20 हो और ये 40 हो, ऐसा भी हो सकता है ना, या हो सकता है कि ये 30 हो, पर बराबर तो हो नहीं सकते। तो यहां पर ये जो है वो आपका जो एक बड़ा एक छोटा या कोई भी रेशो हो सकता है, यहां पे 50 हो जाए, यहां पे ये 10 हो जाए, लेकिन हमको इसके आधारों की जो योग दिया हुआ है वो दिया है 60। आया समझ में? उसके बाद क्या दिया है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमको उसकी ऊंचाई निकालना है। तो चलिए, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग जानते ही हैं कि 1/2 है ना, दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई, गुणा में क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। और यहां पर हमें जो कि दिया हुआ है ये 600 दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर ये हमें 600 दिया हुआ है ना। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें जो दिया है 600, तो ये दिया हुआ है 1/2, और दोनों समांतर भुजाओं का योग हमको दिया है 60 सेंटीमीटर, तो यहां पे हो जाएगा 60, और चूंकि मुझे यहां पर ये ऊंचाई निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले बाकी सारी चीजों को हम इधर लेके आ जाएंगे। तो यहां हो जाएगा 600, यहां हो जाएगा ये 600, ये हो जाएगा गुणा में 2, और ये आ जाएगा 60 नीचे बराबर h। 1 0 से 1 0 गया, 1 6 से 1 6 गया, यहां बचा 10, तो 10 × 2 बराबर 20, तो h कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो क्या मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ये देखिए 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये मेरा आंसर बिल्कुल सही आ गया, और हमने यहां पर जो ऊंचाई निकालना थी फॉर्मूले के साथ, जो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है उसके साथ हमने इसको सॉल्व किया, जो कि बहुत आसानी से हो गया। चलिए आगे करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को आप देखिए कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह से हो रहे हैं और उनको करने का क्या तरीका है। अगर आपको फॉर्मूले अगर बहुत अच्छे से याद है तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। L लंबाई, B चौड़ाई तथा H ऊंचाई वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब देखिए यहां पर अगर हम घनाभ की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक घनाभ बना के दिखाता हूं, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बनता है और कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक घनाभ बनाता हूं, है ना, घनाभ को बनाता हूं, ये मैं एक घनाभ बना रहा हूं। अब इस घनाभ के अंदर वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आता है और वो कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर सबसे पहले हमने एक बना लिया घनाभ। अब उस घनाभ में यहां पर जितनी भी हमारी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है मैं सबको बता देता हूं। जैसे ये है आपकी लंबाई, है ना, ये है आपकी चौड़ाई और ये है आपकी ऊंचाई। वैसे घनाभ के अंदर पूरे पृष्ठ होते हैं 6, और सभी के अंदर
जैसे ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, और ये इसकी यहां पे भी ये लंबाई हो गई, ये हाइट मतलब ये इसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, यहां पे ये भी इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है, और यहां पर ये भी जो पीछे वाला हिस्सा ये भी इसकी लंबाई हो गई। अब आपने देखा कि घनाभ के अंदर कुल 6 पृष्ठ होते हैं। अगर मैं ऊपर के पृष्ठ की बात करूं, नीचे के पृष्ठ की बात करूं, तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी, तो यहां पर कुल मिला के कितना हो गया, 2LB हो गया, है ना। ऐसे ही यहां पर ये वाले पृष्ठ की बात करूं तो B इंटू एच, और यहां पर भी B इंटू एच आता है, तो B इंटू एच प्लस B इंटू एच, तो यहां पर भी 2BH हो गया। और उसके बाद अगर मैं पीछे के पृष्ठ की बात करूं तो LH, ये पीछे का पृष्ठ है और आगे का पृष्ठ है, तो यहां पर ये हो गया आपका LH प्लस LH, तो यहां पर हो गया 2LH। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 2 को बाहर निकालता हूं तो LB BH प्लस HL, तो यह घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे सामने निकल के आ जाता है। और यहां पर हमने जो सूत्र बनता है वो इस हिसाब से बनता है। तो यहां पर हमारा जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है LB BH और HL, यहां पर हमारा जो फाइनल उत्तर आता है वो ये आता है। मतलब घनाभ के अंदर कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। उन्हीं 6 पृष्ठों के जितने भी पृष्ठ होते हैं उन सभी को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो यहां से जो चीज कॉमन आती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और जैसे यहां से 2 बाहर आ रहा, बाकी जो अंदर बचता है वो सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल निकल जाता है, मतलब सारे पृष्ठों को जोड़ लेना। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस तरह से बनता है, और यहां पर इसका फॉर्मूला भी ऐसे बनता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घन जो है, घन कैसे होता है, अब यहां पर आ गया घन की बात। तो घन कैसे बनता है, देखिए ये मैं घन बनाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा एक घन है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल समान होती है। तो ये आपका एक घन है, ये हमने एक घन बनाया, और उसके बाद यहां पर मैंने इसकी सारी भुजाओं को मैंने ऐसे कर लिया। अब देखिए यहां पर ये भी L होता है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई भी L होती है और ऊंचाई भी L होती है, मतलब हर जगह से ये L होता है। चूंकि यहां पर ये X से बताया है इसलिए मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब X बता देता हूं, ठीक है। तो ये भी X हो जाएगा, ये भी X हो जाएगा और ये भी X हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर जगह से क्या होती है, एक जैसी होती है, मतलब एक ही जैसी होती है। तो यहां पर अगर हम अपने लाइफ में अगर इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारा, आपने देखा होगा कि जो हम लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं या लूडो खेलते हैं तो उसके अंदर एक पासा होता है जिसको इंग्लिश में डाइस कहते हैं। तो अब उसको जब घुमाते हैं तो उसके नंबर आते हैं, तो ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण होता है डाइस का। और आप लोग खेलते होंगे ज्यादातर वो कलरफुल क्यूब्स जो होते होंगे वो खेलते होंगे, वो गेम होता है, वो भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण होता है। तो यहां पर ये जो है इसका जो राइट आंसर हो गया कि भैया मुझे इसके अंदर भी कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, और 6 ही पृष्ठ के लिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। हर पृष्ठ की तरफ से जो इसका जो निकल के आएगा वो 6x² आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर ये हो जाएगा। 6 पृष्ठ और साथ में उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो एक जैसी होती है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 20 सेंटीमीटर लंबाई, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ के आकार के डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा घनाभ के आकार का। अब ये घनाभ का आकार जो है वो क्या होगा, देखिए अभी हमने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या देखा था। घनाभ का हल पे आते हैं, हमें क्या दिए, लंबाई, हमें दिए लंबाई, लंबाई कितनी दिए 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई जो है, चौड़ाई जो दी है वो हमें कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई जो दी है, ऊंचाई जो दी है मतलब हाइट जो दी है वो दी है 10 सेंटीमीटर। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, अभी हमने देखा था घनाभ का कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2LB BH और HL। यह घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब यह घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, तो यहां पर हम लोग देखते हैं तो भैया 2L के L की जगह रखेंगे 20 और B की जगह रखेंगे 15 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20। ये इस तरह से फॉर्मूले में रखा। अब अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 200। इन सबको प्लस करेंगे, है ना। 15 दूनी 30 तो 300, 15 10 150 और 20 और 10 200, ठीक है ना। अब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इन सबको प्लस करेंगे तो 5 3 और 2 5, 500, 500 और 600 हो जाएगा कितना, 600 और ये हो जाएगा 650। ठीक है, देखिए 3 और 2 5, 500, 500 और 100 कितना हो जाएगा, 600 और 50 650। अब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, इसलिए ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, तो 1300 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1300 वर्ग सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर आ गया, जो कि हमने बिल्कुल सही करा। तो यहां पर हमने देखा कि हमारा जो आंसर है वो कैसे आया। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होना चाहिए। तो हमने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो यहां पे हो जाएगा 15 दूनी 30, 150 और कितना आ जाएगा 200, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 15 दूनी 30, 0 साथ में आएगा, 15 और इनका गुणा होगा तो 15 तो ये रहेगा, 0 ये आ जाएगा और ये 2 0 2 और 2 एकम 2। तो इन सबका हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आप लोग प्लस करके भी देख सकते हो, ये आ गया 300, ये है 150 और ये है 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 5 5 3 और 2 5 और 1 6, 650। जब हमने इसका 2 से गुणा किया तो 0 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो 1300 घन मीटर, वो सॉरी 1300 वर्ग सेंटीमीटर यहां पर हमारा आंसर आ गया। ध्यान रखिएगा, घन की बात होती है तो यहां पर क्यूब की बात होती है, यहां पर एक क्यूब की बात होगी। लेकिन अभी हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारी तीनों चीजें सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर में आंसर। कंफ्यूजन के लिए आपके ऑप्शन यहां पर कुछ ऐसे भी आ सकते थे कि आपके आंसर सेम होते पर यूनिट में आपको यहां पर कुछ ऐसा दिया रहता जिससे आप कंफ्यूज हो जाते। पर माइंड सेट रखना है, हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो आंसर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमें दिया है R त्रिज्या H ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। R त्रिज्या और H ऊंचाई, देखिए ये है बेलन, ये है बेलन, आप लोग जानते हैं ये है बेलन और ये बेलन की त्रिज्या होती है। क्या होती है, ये बेलन की त्रिज्या होती है जिसको हम R से बताते हैं, और ये बेलन की ऊंचाई है, ठीक है ना। तो बेलन का वक्र क्या कहलाता है, ये बेलन का वक्र कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये बेलन का वक्र कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, ये बेलन का वक्र कहलाता है। तो देखो यहां पर क्या जरूरत पड़ती है, बेलन के वक्र के लिए यहां पर ये जो वक्र है, ये जो है ये बेलन का वक्र है, ठीक है ना। अब ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई और मतलब वक्र के लिए एक तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्से की जरूरत होती है। तो ये होता है 2 पाई आर एच, ठीक है ना। यहां पर जो बेलन की जो वक्र है और साथ में ऊंचाई को अगर हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो बेलन की जो परिधि होती है वो और उसके साथ जो ऊंचाई होती है उसको हम गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है यहां पर 2 पाई आर एच। तो यहां पर जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है ये इस तरह से यहां पर निकाला जाता है और ऐसे इसका फॉर्मूला बनता है। तो यह हो गया हमारा इसका आंसर। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें दिया है आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला देखा ही था, तो अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले बेलन की त्रिज्या, हल पे आते हैं तो लिखा है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई
बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है? तो यहां पर बेलन की जो ऊंचाई दी है वो दी है 35 सेंटीमीटर, ये दी है बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर और एच, ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7, पाई की जो मान होता है, पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, ठीक है। और आर आपने निकाला ही था 8, और जो था एच वो था 35, है ना, ऊंचाई हमको 35 दी हुई थी, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, अब क्या बच रहा है 2 गुणा 22 गुणा 8 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 44 गुणा 8 गुणा 5। तो 44 में या तो 5 का गुणा कर दो या 8 का गुणा कर दो या 8 पंजे 40 कर दो, ठीक है। तो 44 इंटू 40 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0, 4 चौको 16, 16 की 6 हासिल का 1, 4 चौको 16 और 1 17, 1760 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। तो 1760 सेंट, देखो अब आपको यहां पर कंफ्यूजन वाला आपको आंसर दिया ही हुआ है, अब आपको यहां पर घन भी दिया है और आपको वर्ग भी दिया है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हम बेलन का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जो कि काय में निकलेगा, वर्ग में, सेंटीमीटर में निकलेगा। तो हमारा आंसर ये आ गया 1760 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है ना। घन लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? आप एमसीक्यूज कर रहे हो, आपको एक क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग सेंटीमीटर की जगह यहां पे घन की जगह वर्ग या वर्ग की जगह घन, या आप क्वेश्चन में देखकर आप क्या निकाल रहे हो, अगर आप आयतन निकाल रहे हो तब आपका घन आएगा, लेकिन हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग आएगा। इस चीज पे फोकस करना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, हमें आंसर ये भी सही है, हमारा आंसर ये भी सही है, बट दोनों के बीच में फर्क क्या है, इनकी यूनिट्स का। आया समझ में? मतलब इनके मात्रक का। अगर आपने ये चीज ठीक से नहीं लगाई है तो आपका वो गलत ही माना जाएगा। आप ये सोचो कि मेरे को आधा नंबर तो मिलना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने 17 क्वेश्चन तो सही किया है, लेकिन एमसीक्यूज में ऐसा नहीं होता है। गलत तो मतलब गलत, 1 मार्क्स गया तो मतलब गया। तो इसलिए राइट आंसर जो हो उसको देखो, आपके राइट आंसर पे जो आपको लग रहा है वही सही होगा, अदरवाइज आपका आधा भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें दिया है एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तब इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अब ये हमारे सामने एक चीज नहीं आई है, ये पार्श्व पृष्ठ क्या होता है। देखिए पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है कि उसके अंदर हम ऊपर का पृष्ठ और नीचे के पृष्ठ को नहीं इंक्लूड करते हैं। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है, यहां पर अगर मैं आपके सामने एक क्या बनाऊं, एक घन बनाऊं, ये मैंने आपके सामने एक घन बनाया, ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक घन बनाया, तो ये घन में पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए देखिए सबसे पहले एक घन के अंदर कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। लेकिन अगर मैं ऊपर का और नीचे के भाग को हटा दूं तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। बस कैसा दिखेगा, मैंने ऊपर का भाग नहीं मिलाया है इसमें, ये बस ये वाला भाग अगर हम बात करें और ये वाले भाग की बात करें तो केवल इसमें चारों, अब आपको ये दिख रहा है तो जैसा 1 2 3 4, आपको ये 1 2 3 और ये 4, तो आपको इसमें ये 4 भाग दिख रहे हैं। मतलब आपका, अगर हम एक कमरे की बात करें तो कमरे की ये 2 दीवार और ये 2 दीवार, ऊपर और नीचे की बात नहीं करूं तो 2 हट गए, तो अब जो बचा तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहलाएगा, है ना, एक तरह से। किसका? अगर घन कमरा हो, कमरा अगर घन के आकार का हो, और अगर कमरा घनाभ के आकार का हो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन अगर कमरा घन के आकार का हो और उसमें उसकी छत की और फर्श की बात नहीं करें तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी ये घन के अंदर ये कहलाएगा। तो ये पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, इसके अंदर से 2 पृष्ठ हट गई, तो यहां पर हर पृष्ठ कितनी है, यहां पे जो हर पृष्ठ जो है वो यहां पर 5 सेंटीमीटर, मतलब हर जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो घन के पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना, चलिए वो देखते हैं। घन के
पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये होता है आपका 4a वर्ग। कितना होता है? 4a वर्ग, क्योंकि इसके अंदर ऊपर और नीचे के पृष्ठ को नहीं लेते हैं, और प्रत्येक पृष्ठ कितना है, मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 25, 25 चौको 100 सेंटीमीटर वर्ग, 100 सेंटीमीटर वर्ग। ये रहा मेरा आंसर। आया समझ में? तो ये नया चीज था जो कि आपके चैप्टर के अंदर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर एक नई चीज देखी, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, और पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बाद यहां पर हमने वो सारी चीजें देखी कि किस तरह से होता है। देखिए, आप लोगों को समझाने के चक्कर में हमारी ये जो चीज गिर गई, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोगों को समझना ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद हमारा जो है यहां पर जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से देखा, एक नए फॉर्मूले के साथ हमने इसको देखा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें बढ़ना पड़ेगा आगे। हमें दिया है एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहां पे घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ ऐसा रहेगा। ये घनाभ है। अब इसके अंदर मैं केवल बात करूंगा किसकी, इसके ये वाली और एक पीछे वाली भुजा की, ये इसकी बात करूंगा। तो मतलब मैं इसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं और इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। आया समझ में? तो अब इसके अंदर से जो चीजें हैं, ऊपर वाले पृष्ठ और नीचे वाले पृष्ठ की चीजें हट जाएंगी, तो हमारे पास घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा आपके सामने वो आ जाएगा 2l + b × h। ये घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं घनाभ के। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अब हमें क्या दिया है, इसकी लंबाई कितनी दी है, हमें इसकी जो लंबाई दी है वो दी है 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो दी है जिसको हम कहते हैं ब्रेथ, वो दी है 4 सेंटीमीटर। और अगर ऊंचाई की बात करें, हाइट की, वो दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। चलिए अब इसके अंदर रखते हैं, तो यहां पे लिखा है 2, 5 + 4 × 3, तो 5 और 4 9, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला है तो 54 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारा आंसर आ गया 54 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो हमने देखा, कैसे निकालते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का और घनाभ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके अंदर जैसे क्वेश्चन आते हैं कि भैया चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप निकालिए, तो इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया का जो सूत्र होता है उसको हिंदी में पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ही कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के दिमाग में इस चीज को बिल्कुल अच्छे से बिठा लीजिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब हमें दिया है किसी वृत्त की परिधि क्या होगी यदि उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए वृत्त तो आप लोग जानते हैं, ये वृत्त होता है। अब वृत्त की परिधि का मतलब क्या होता है? वृत्त की परिधि, अभी तक हमने एक जो वर्गाकार क्षेत्र है, मतलब एक वर्ग है, मतलब एक हमारा आयत है, या हमारा पूछा जाए तो हमारा आयत या वर्ग है, उसका हमको परिमाप निकालना होता था। परिमाप का मतलब क्या होता है? उसके चारों तरफ, एक तरह से देखा जाए तो उसके चारों तरफ घूमना पड़ता है हमको, ठीक है। तो ये होता है, क्योंकि ये हमारा डायग्राम काय का, वर्ग का है। वर्ग मान लो, तो वर्ग का जो हमें परिमाप निकालना होता था, तो हमको चारों तरफ अगर इसके घूमे तब निकलता है। ऐसे ही मतलब मैं बताऊं तो वृत्त की परिधि भी का मतलब भी यही होता है कि उसके सर्कल का हमें पूरा गोल घूमना, क्या कहलाता है? गोल घूमना। तो ये इसकी परिधि मतलब
परिधि मतलब परिमाप निकालना ही होता है एक तरह से। तो यहां में जो त्रिज्या दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है भैया, 2 पाई और r। ठीक है, अब ये वृत्त जो है ना, वो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये जो वृत्त है ना, ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त हमारे बेलन में भी यूज होता है। तो उसकी परिधि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाली थी। तो वो जो परिधि है, अगर इसमें मैं h को इंक्लूड कर दूं तो ये बेलन का क्या बन जाता है, वक्र पृष्ठ बन जाता है। आया समझ में? अगर मैं इसमें h को गुणा कर दूं तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ निकल हो जाता है। लेकिन यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वृत्त की। और बेलन में वृत्त कहां होते हैं, ऊपर और नीचे होते हैं। ठीक है ना, ये होते हैं। चलिए, तो यहां पे वृत्त की परिधि 2 गुणा 22/7 और r कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 44 सेंटीमीटर। परिधि को जो निकलेगी वो आपकी केवल सेंटीमीटर में निकलती है, ये वर्ग में नहीं निकलती है। तो हमारा ये आंसर हो गया 44 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हमने पूरे अच्छे से देखा कैसे क्वेश्चन हुआ और सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। उस वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। अब यहां पर वृत्त के जो है क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल है तो वो क्या होता है, सबसे पहले यहां पर एक मैंने वृत्त बनाया और वृत्त की जो व्यास दिया हुआ है, व्यास मतलब ये होगा पूरा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इस व्यास से त्रिज्या कैसे निकालेंगे। मैं आपसे पूछूंगा बताओ कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये होता है आपका पूरा व्यास। ठीक है, ये व्यास है जो कि पूरा कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब आपका जो व्यास है वो व्यास आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो आप व्यास को कर दो आधा, मतलब r बराबर हो जाएगा आपका 14/2, तो 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका व्यास। अब निकालना है आपको वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब पाई और r की घात 2। तो यहां पर कितना हो जाएगा 22/7 और r जो है आपका कितना है 7 पे वर्ग है। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकल रहा है, तो वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारा 154 वर्ग सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। बहुत अच्छे से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं पर उनको ध्यान से देखिए तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और सॉल्व करने के बाद इन क्वेश्चन को हमें कैसे एंड तक ले जाना है। और वो कैसे ले जाएंगे, केवल एक के दम पे। अगर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है तो आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। छोटे छोटे फॉर्मूले आप लोग याद रखिए क्योंकि यही आपके आगे जाके बड़े क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे आते हैं। एक घनाभ की विमाएं हमें दिया हुआ है। इस घनाभ के अंदर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। मतलब एक घनाभ है जिसकी विमाएं इतनी दी हुई हैं, मतलब हमें कितना दिया हुआ है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, आप लोग यहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अब सर यहां पे घनाभ का आयतन क्यों निकाला। देखिए आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब होता है कि वो कितनी जगह घेरता है या उसके अंदर कितनी चीजें हम लोग रख सकते हैं। आयतन इसलिए निकाला जाता है क्योंकि अगर हमें उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर हमें सब दूर से पता होती है तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी कितने सामान वो रख सकता है या उसके अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं या वो कितनी जगह घेरता है। तो यहां पर वो आयतन निकालने का मतलब ये होता है, क्योंकि हमको ये बोला है कि घनाभ की विमाएं हमको दी हुई हैं,
और इस घनाभ के अंदर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन आ सकते हैं। मतलब इस घनाभ के अंदर, ये आपका एक घनाभ है और इस घनाभ के अंदर 10 सेंटीमीटर घन वाले कितने घन, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन आ सकते हैं, है ना। अब ये तो बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसका आयतन निकाला, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 20 गुणा 30। ठीक है, अब चूंकि यहां पर आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, तो यहां पर ये हो जाएगा सेंटीमीटर घन। कितना हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। तो अभी हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ रहे। अब निकालेंगे, ठीक है, अब निकालेंगे घन की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन, घन का आयतन होता है a क्यूब, मतलब 10 की घात 3। तो यहां पे हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, है ना। या आप इसको कर दो 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों का आयतन निकाल लिए, घनाभ का आयतन भी निकाल लिया, घन का आयतन भी निकाल लिया, अब हम निकालेंगे, हमें लिखेंगे घन रखे जा सकते हैं, घन की संख्या, घनों की संख्या। तो यहां लिखेंगे हम घनाभ का आयतन और यहां लिखेंगे घन का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन कितना है यहां पर, 10 गुणा 20 गुणा 30, और घन का आयतन 10 गुणा 10 गुणा 10। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और इससे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 घन। मतलब कितने घन रखे जा सकते हैं, 6 घन रखे जा सकते हैं इस तरह के घनाभ में। हमारा आयतन कितना हो गया, आंसर 6। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है कि उसके अंदर कितनी चीजें रखी जा सकती है या उसके अंदर कितनी चीजें आएंगी, तो अगर हमें दोनों का मेजरमेंट पता हो, मतलब दोनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर हमें पता हो, तो हम लोग दोनों को डिवाइड करके उसका आंसर बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर घन और आधार का क्षेत्रफल 25 घन वर्ग हो, है ना। अब देखिए यहां पर हमें एक चीज दी हुई है, क्या हमें यहां पर दिया है ऐसे घन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन, हमें घन का आयतन तो दिया हुआ है, लेकिन ये क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, ये क्या चीज होती है। देखो, आधार का क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि जो इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि यहां पर क्या है, आधार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर घन है ना। आधार का जो क्षेत्रफल है वो 25 सेंटीमीटर घन है। मतलब अब इसकी लंबाई चौड़ाई हमने मिला ली तो वो हो गई 25 सेंटीमीटर, आया समझ में। लेकिन हमें केवल उसकी ऊंचाई निकालना है। आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसे होता है, मान के चलिए ये आपका आधार है, यह आपका आधार है, तो इसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। तो L इंटू बी जो कितना दिया हुआ है वो 25 सेंटीमीटर मुझे यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, इतना मुझे दिया हुआ है। अब मुझे क्या बताना है, मुझे यहां पर बताना है उसका ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में, हमें दिया हुआ है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का जो आयतन है वो कितना दिया हुआ है, 275 घन सेंटीमीटर, है ना, वर्ग सेंटीमीटर नहीं, अब घन सेंटीमीटर। और आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल वो कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया है 25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए ना। इसका मतलब कि आपको लंबाई और चौड़ाई जो दी है, लंबाई इंटू जो चौड़ाई दी है
वो कितनी दी हुई आपको? 25 सेंटीमीटर वर्ग। हमें क्या निकालना है? घनाभ की ऊंचाई। घनाभ की ऊंचाई निकालना है आपको। चलिए अब हम इसका किसका सहारा लेंगे? घनाभ के आयतन का। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये दिया है 275 और ये दिया है 25। अब देखिए यहां पर ये दिया है घन सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, मतलब घन सेंटीमीटर, और यहां पर दिया है वर्ग सेंटीमीटर। इसको नीचे लाएंगे तो 275 घन और 25 वर्ग, तो 1 से ये कैंसिल हो गया। अब 25 के पहाड़े से या 5 के पहाड़े से अगर इसको कैंसिल करते हैं, चलिए 25 के पहाड़े से कैंसिल कर दीजिए, तो 25 से कम 25, देखिए 275 है, 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 से कम 25, तो 25 से कम 25 और 25 इंटू 11 करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो गया? h बराबर हो गया 11 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो हमारा आंसर कितना हो गया? वर्ग नहीं, क्योंकि ऊंचाई निकली है, तो ऊंचाई कभी भी कोई वर्ग या घन में नहीं आती है, तो यहां पर ऊंचाई केवल सेंटीमीटर में आएगी। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको हमने सॉल्व किया है ना। यहां पर जो सबसे अच्छी लॉजिक वाली जो चीज दी थी वो थी आधार का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों मिक्स है, हमें केवल ऊंचाई निकालना थी, ठीक है। तो यह होगा हमारा 12वां क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर है, उसका आयतन होगा। देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के अंदर आयतन निकालने का बोला है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो बेलन का आयतन क्या होता है ना। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, क्वेश्चन को समझना। बेलन का आयतन जो होता है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन होता है। अब ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच अगर होता है, तो यहां पर मुझे त्रिज्या तो निकल जाएगी, मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, पर यहां से मेरे को ऊंचाई जो है वो नहीं दी हुई है, ऊंचाई नहीं दी हुई है। तो हम बेलन के वक्र पृष्ठ से पहले ऊंचाई निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको आयतन में रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन आया समझ में। तो चलिए सबसे पहले हमें दिया है बेलन का व्यास। अब भैया बेलन में व्यास कहां होता है, आपको पता है बेलन में व्यास कहां होता है? तो चलिए बेलन का व्यास देखते हैं। तो देखो ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन है, तो ये जो है ये आपका पूरा बेलन का व्यास है, जो कि कितना दिया हुआ है, जो कि दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। अब अगर मैं इसको आधा कर दूं, त्रिज्या बना दूं, तो ये 14 सेंटीमीटर है, तो यहां पर आपको जो बेलन की जो त्रिज्या मिल जाएगी वो मिल जाएगी आपको 7 सेंटीमीटर। क्योंकि अभी पहले मैंने बताया था कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, ठीक है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर और एच, और हमें दिया है 220, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 एच। 7 से 7 कैंसिल हो गया, एच को वहीं रखो, बाकी सारी चीजों को इधर ले आओ, तो 220 2 गुणा 22 बराबर एच। तो ये भाई कैंसिल हो गया एक बार में, और 2 पंजे 10, तो एच बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमारी बेलन की ऊंचाई निकल गई 5 सेंटीमीटर, मतलब हमारा जो बेलन है ना वो है 5 सेंटीमीटर ऊंचा।
ठीक है, अब हमें निकालना है बेलन का आयतन। तो चलिए बेलन का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। अब बेलन का जो आयतन होता है, देखो मैं आपको बेलन के आयतन का सूत्र बनता कैसा है, देखिए ये आपका बेलन ये आपका बेलन है, और बेलन का नीचे जो वृत्त होता है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये हाइट कितनी है, एच। क्योंकि हमें बेलन के ऊपर से कोई मतलब नहीं, आयतन मतलब उसके अंदर कितनी चीजें आएंगी कि ये कितनी जगह घेरेगा, तो इसके ऊपर की हमको कोई जरूरत नहीं है, इसके ऊपर की हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर की हमको कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल जरूरत है कि वो कितना ऊंचा है और वो कितना चौड़ा है। तो यहां पर ये बेलन का मतलब ये जो वृत्त होता है, वृत्त की परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हाइट और इंटू हो जाती है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो होता है बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, सॉरी। अब उसके बाद चूंकि बेलन का आयतन हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 22/7। हमने अभी त्रिज्या निकाल ली थी जो थी 7 पे वर्ग, और ऊंचाई 5 निकाली थी अभी 5। अब 7 को यहां पर हम 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि 7 के ऊपर घात 2 है, तो 2 बार लिख दिया, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 चौको 20, 20 की 0 हासिल का 2, 5 25, 26 27, 27 की 7 हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7, 770 घन सेंटीमीटर, 770 घन सेंटीमीटर मेरा आंसर बिल्कुल सही है। यह बेलन का आयतन निकल गया, है ना। मतलब बेलन के अंदर 2 फॉर्मूले होते हैं, जो कि एक तो होता है बेलन का वक्रपृष्ठ, और एक होता है बेलन का आयतन, और एक होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के अंदर ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, ये सारे पृष्ठ जुड़ के वो संपूर्ण पृष्ठ बनता है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक घनाभ की विमाएं इतनी दी हुई है, इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घनाभ की विमाएं हमें दी हुई हैं, तो घनाभ की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़ ही चुके हैं हम, अभी देखा ही था हमने, कितना था 2L + B × H। तो 2 8 + 6 गुणा में 4, 8 और 6 14, और उसके बाद गुणा में 4, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 या 14 दूनी 28 गुणा 4, तो 8 चौको 32, 32 की 2 हासिल का 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 112 सेंटीमीटर वर्ग। 112 मीटर में चल रहा है तो यहां पे मीटर में आ जाएगा, ठीक है, मीटर में। तो ये हो गया हमारा 112। इजी क्वेश्चन था क्योंकि इस तरह का पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसी के साथ हम हमारे 14 क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। आगे आते हैं 15 क्वेश्चन पे, और बहुत जल्दी हम जो 25 क्वेश्चन जो करने वाले हैं हमारे एमसीक्यूज में, वो भी बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। तो यहां पर हमारा 14 क्वेश्चन हो जाता है खत्म। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है अगला। एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर वर्ग है। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक घन का आयतन हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको दोनों फॉर्मूले लिख के दिखाता हूं कि घन का आयतन होता क्या है। देखो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है
ए क्यूब, ये घन का आयतन होता है। लेकिन हम घन का आयतन जब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें इसकी भुजा नहीं पता हो। अगर हमें उसकी एक भुजा भी पता पड़ जाएगी तो वो तो सारी भुजा एक जैसी होती है, अगर यहां पर हमें एक भुजा पता पड़ जाएगी तो हम लोग उसका आयतन निकाल सकते हैं। लेकिन हमें दिया है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें दिया हुआ है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम क्या निकाल लेंगे, उसकी भुजा। ठीक है, तो चलिए अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है घन का आयतन की। लेकिन हमें क्या चाहिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था 6a का वर्ग। और चूंकि हमें यहां पर जो दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 486 बराबर 6a का वर्ग। 6 को नीचे ले आते हैं तो 486 और यहां पे 6 और a का वर्ग, तो 6 8 48, 6 कम 6 तो 81 बराबर a का वर्ग। जब वर्ग इधर लगाए बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 81 बराबर a। 81 किसको दो बार गुणा करने पे आता है जानते हैं आप लोग, आपने वर्ग और वर्गमूल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसका मतलब है 9 को मैं 2 बार गुणा करूंगा तो इसमें से एक जो a है वो बाहर आ जाएगा, मतलब एक 9 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर। यह आ गई वर्ग की भुजा। कितनी आ गई है, ये वर्ग की भुजा आ गई। अब निकालना है मुझे मतलब घन। ठीक है, यहां पे घन की एक भुजा आ गई, आया समझ में। अब घन की अगर एक भुजा आ गई तो मुझे निकालना है घन का आयतन। चलिए घन का आयतन निकालते हैं। घन का आयतन होता है a क्यूब। घन की भुजा कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 9 का घन, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, नम्मा नम्मा 81 और 81 का 9 में करेंगे तो 9 एकम 9, 9 8 72 घन सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। और कैसे हमने एक को बाद एक को निकाला और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे से सॉल्व भी हो गया। आप लोगों ने देखा कि हम लोग जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम लोग फॉर्मूले का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और हम लोग सेंटीमीटर घन या सेंटीमीटर वर्ग या मीटर घन या मीटर वर्ग, इसका हम लोग विशेष करके ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जहां नंबर कटने की जहां संभावना होती है उन चीजों को हम लोग बिल्कुल गौर से देख रहे हैं कि हमारी गलतियां इनमें ही होती हैं। और यही चीज होती है, क्योंकि जब हम एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम देने के बाद जब हम घर पे आते तो हम लोग चीजें बिल्कुल मिला लेते हैं कि अब हमारा बिल्कुल सही है, हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल सही करके आए। लेकिन हम वो छोटी छोटी मिस्टेक्स को भूल जाते हैं जो हम एग्जाम में करके आते हैं, फिर इसके नंबर कटते हैं तो फिर आप ब्लेम करते हैं, अरे यार मैं तो बिल्कुल सही करके आया था, मेरा आंसर बिल्कुल सही है। हम मान रहे हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है, बट आप जो पीछे यूनिट लगा रहे हो वो आपकी सही है कि नहीं है, इस चीज पे ध्यान दिया करो। अब आपने गलती से यह आंसर लगा दिया, यह आंसर लगा दिया, तो क्या मैं इस आंसर को सही मानूंगा? नहीं, यह आंसर सही ये होगा, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर मेन खेल तो इसका ही है कि आपने आयतन निकाला है कि आपने क्षेत्रफल निकाला है। अगर ये चीज बताओगे तो ये आपका क्षेत्रफल बताएगा और ये चीज निकालोगे तो ये आपका आयतन बताएगा। तो हमको निकालना क्या था, हमें घन का आयतन निकालना था। तो आयतन निकालने के लिए जरूरत किसकी होती है, मतलब घन की जरूरत होती है ना, घन मीटर की। तो यहां पर यूनिट वो है घन मीटर, इसलिए इस चीज को विशेष करके ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें दिया है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन। अब देखिए यहां पे आयतन दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन उल्टा है, बट दोनों के लिए जरूरत क्या पड़ती है, हमें भुजा की। हमें भुजा देगा घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, चलिए घन का आयतन जो कि होता है a की घात 3, तो हमें दिया है 343 a की घात 3। अब a की घात 3 है, अगर मैं 343 को साथ में अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं इसके, तो ये कैसे जाएगा, आप इसको करके देखिए। 343 कैसे जाता है, 7 से जाएगा, करके देख लीजिए।
7 चौको 28, कितना आ जाएगा 6, 7 नाम 63, फिर 7 से करोगे, फिर 7 से करोगे, तो मतलब अगर मैं 7 की घात 3 लिख सकता हूं इसको, तो 3 से 3 कट गया, तो a बराबर हो गया 7, चूंकि सेंटीमीटर, ठीक है 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a की घात 2, तो 6 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 सतैया 49 या 6 7 7 छंग 42 गुणा 7, तो 7 दूनी 14 की 4 असल का 1, 7 चौको 28 और 1 29, है ना, तो 294 सेंटीमीटर वर्ग। ये देखिए, अब आपको ये आंसर नहीं, अब आपका आंसर ये है, क्योंकि हमने को क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था हमने, ये तो निकाल लिया आयतन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था तो ये करा, तो कंफ्यूजन वाले आंसर हैं, बट क्या है, हमने ध्यान दिया कि यहां पर जो है वर्ग आएगा, कि यहां पर घन आएगा, तो यहां पर आप लोग उस चीज को बिल्कुल अच्छे से देखना। आप लोगों की गलती अगर यहाँ हो जाएगी, मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत से बच्चे गलती करते हैं और वो ध्यान नहीं देते, इसलिए आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब देखते हैं 17 क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है और क्या क्वेश्चन है। एक ऐसा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। यह आपका एक समचतुर्भुज है, यह आपका एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज के अंदर जो विकर्ण होते हैं वो आपके कुछ इस तरह से होते हैं। ये एक विकर्ण है, ये एक विकर्ण है। इस वाले विकर्ण को D1 कहते हैं और इस वाले विकर्ण को D2 कहते हैं, ठीक है ना। तो ये विकर्ण, तो सबसे पहले हमें दिया है समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण, मतलब D1 बराबर 10 सेंटीमीटर और D2 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2, तो 1/2 10 इंटू 20, ये हो जाता है क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया 10 बार, ठीक है, तो हो जाएगा 10 इंटू 10, तो हो जाएगा 100, और चूंकि क्षेत्रफल निकाला है तो वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अगर ध्यान हो तो हम इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आप लोग भी एक बार देखिए, अगर आपको लग रहा है कि इन क्वेश्चनों में अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। बट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फॉर्मूले का विशेष करके ध्यान रखिए। अगर फॉर्मूले अगर आपके नहीं होंगे तो हम लोग आंसर्स भी नहीं ला पाएंगे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक बार आप लोग फॉर्मूले देखिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको कि क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्शाए गए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर हमें एक चतुर्भुज दिख रहा है। अब उस चतुर्भुज के अंदर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इस क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखिए मैं आपको हल में बताता हूं, है ना। चतुर्भुज ABCD कैसे बना, देखिए सबसे पहले ABCD चतुर्भुज, है ना। अब ये ABCD चतुर्भुज आपको दो त्रिभुजों से मिलकर बन रहा है। पहला त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है आपका, ACD, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे।
और हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। मतलब आपका जो चतुर्भुज है ये किससे मिलके बन रहा है? ये आपका बन रहा है पूरा एक दो त्रिभुजों से मिलके, एक ये त्रिभुज है एक ये त्रिभुज है ना। अब यहां पर चतुर्भुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई मान लो या शीर्ष लंब मान लो, आधार इंटू ऊंचाई मान लो, और इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पे 1/2 आपका आधार कितना है? आधार देखो ये आपका आधार है AC, तो यहां पे AC आधार हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा AC आपका 6, और ऊंचाई आपकी हो जाएगी 3, और ऐसे ही आपका यहां पर ये हो जाएगा 6, तो यही रहेगा आपका आधार, और ऊंचाई हो जाएगी आपकी 5। चलिए, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो 3 और 3 3 तिया 9, और यहां पर हो जाएगा 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो 15 और 9 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो आ जाएगा 24 क्या चल रहा है मीटर, सेंटीमीटर है भाई, देखो ये सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर वर्ग। बहुत आसान था इसको निकालना, क्योंकि एबीसीडी चतुर्भुज दो त्रिभुजों को मिलकर बन रहा था, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के हमने प्लस कर दिया, तो यहां पर उसका जो क्षेत्रफल निकला वो 24 सेंटीमीटर वर्ग निकला, जो कि बहुत आसान था। डायग्राम पे फोकस करते तो दोनों के लिए यहां पर दोनों के लिए यहां पर क्या था? दोनों के लिए हमने देखा कि दोनों के लिए आधार जो थे वो समान थे, पर इसकी ऊंचाई ये थी, इसकी ऊंचाई ये थी, तो हमने इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चतुर्भुज जो बन रहा है उसके बीच में क्या क्या अलग अलग यहाँ पर आता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आती हैं, कितने चतुर्भुज कितने त्रिभुज आ रहे हैं, तो ये सारे से मिलकर एक चतुर्भुज बनता है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो समचतुर्भुज होता है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। ठीक है ना, तो यहां पर हमें एक विकर्ण दिया हुआ है पर दूसरा विकर्ण नहीं दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2 है ना। ये जो d1 और d2 है ये दोनों विकर्ण है। ठीक है ना, क्षेत्रफल कितना दिया है? 240। ठीक है, एक विकर्ण दिया है 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण मुझे निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 240 गुणा 2/16 बराबर d2। ठीक है, आप क्या करेंगे? 16 एकम 16 32 16 ते 48, या तो एक काम करिए आप इसको 8 के पहाड़े से कैंसिल कर दीजिए। देखिए 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। तो d2 कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आ गया 30 सेंटीमीटर एक विकर्ण। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप लोग यहां पर एक बार 30 रख के देखिए, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब आप इसको 16 और 15 को मल्टीप्लाई करिए, तो 15 छक्का 90, 90 की 0 हासिल का 9, 15 एकम 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये आ गया आपका आंसर। तो हम आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है और उसको कैसा सॉल्व करना है। अब दिया है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर वर्ग है तथा उसकी दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई 12 और 8 सेंटीमीटर है, तब इनके बीच की दूरी होगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा
बाकी सारे क्वेश्चन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और ये क्वेश्चन आपसे ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और इसके अंदर हमें करना क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमको इसको निकालना पड़ती हैं। तो यहां पर सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है तो इसका हल कैसे करना है, देखिए सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 40 सेंटीमीटर वर्ग, तथा इसकी दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी होगी। चलिए सबसे पहले हल पे आते हैं। समलंब चतुर्भुज की जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उस फॉर्मूले के अंदर कुछ भी चीजें, एक भी चीज अगर मिसिंग होती है तो वो सारी चीजें निकालने के लिए अलग अलग चीजें निकालना पड़ती हैं। और वैसे ये जो क्वेश्चन है, अब इसके अंदर हम लोग इतना ज्यादा इसको टफ इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि यहां पर हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है ना, हमें यहां पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। लेकिन अगर हमें यहां पर अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की बात करते तो यहां पर उसके अगर बीच की दूरी निकालना होती तो उसके लिए भी यहां पर एक फॉर्मूला बहुत बड़ा क्वेश्चन होता, वो आप लोग एक्सरसाइज में जाके देख सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो कि कितनी दी हुई है, वो दोनों समांतर भुजाओं का मतलब दोनों समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, लंबाइयों का योग। तो यहां पे लिखेंगे दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुणा ऊंचाई। चूंकि यहां पर हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 40 1/2 और दोनों समांतर भुजाएं कौन कौन सी थी, 12 + 8, और यहां पे ऊंचाई निकालना थी, ठीक है। चलिए 2 को इधर ले आइए तो हो जाएगा 2 × 40, 12 और 8 20, 20 को इधर ले आइए, तो इससे ये कैंसिल हो गया 10 बार में, 1 0 से 1 0 चला गया, तो यहाँ पे ऊंचाई आपको मिल गई कितनी, 4 सेंटीमीटर। ये आपकी ऊंचाई निकल गई जो कि 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, और यहां पर हमने इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी हम बहुत जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा जो एमसीक्यूज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बेलन की आधार की त्रिज्या क्या होगी यदि उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 440 और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। देखिए बेलन मैं आपको बता ही चुका हूं कि बेलन आपका इस तरह से होता है, ये बेलन है, ठीक है। तो बेलन का मुझे क्या दिया हुआ है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है भाई, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 440, ठीक है, और ऊंचाई जो है वो दी है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी है, ये दी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ऊंचाई दी हुई है। अब यहां पर मुझे निकालना है इसकी जो है त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, मतलब मुझे ये त्रिज्या निकालना है आधार की, ठीक है। तो चलिए बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है, 2πr/h, 2πr और h। तो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना दिया है, 440, 2 × 22/7, r कितना दिया हुआ है, निकालना है r, और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 14 दी हुई है। चलो अब देखिए यहां पर हमें r तो निकालना है, तो यहां पर r को वहीं रख के बारी सारी चीजों को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 440 × 7
और यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 14 बराबर R। चलिए, अब हमारे सामने कंडीशन बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 220, है ना। इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और इससे कैंसिल करेंगे तो 2 पंजे 10। तो R का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से मैं आपको कैंसिल करके दिखा देता हूं, ठीक है। कैंसिल कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हमने क्या किया था, यहां लिखा था 440 गुणा 7, यहां लिखेंगे 2, 22 और 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 0 आ जाएगा। 22 एकम 22 और 22 धाम 220, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद यहां पर 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो R का मान कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया, जो कि बहुत ही अच्छे से हमने सॉल्व किया। और यहां पर हमने बेलन के बारे में जो चीजें दी थी वो हमने सारी चीजें देख ली और हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको कैसे सॉल्व करना है। एक कुंड के अंदर 50 लीटर प्रति लीटर की दर से पानी गिर रहा है। एक कुंड है, ये कुंड है, ठीक है। अब इस कुंड में जो हमें पानी गिर रहा है, मतलब जहां से भी पानी गिर रहा है, उस पानी की जो रफ्तार है वो 50 लीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 50 लीटर पानी गिर रहा है। मतलब 1 मिनट में 50 लीटर पानी बह रहा है, गिर रहा है 50 लीटर, यहां से पानी गिर रहा है 1 मिनट में, ठीक है। यदि कुंड का आयतन 105 मीटर घन है तो ज्ञात कीजिए कि कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी कि अगर यहां पर कुंड का आयतन जो दिया हुआ है कि एक कुंड के अंदर 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, क्वेश्चन का लॉजिक समझना। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। हमें दिया है एक कुंड के अंदर 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 105 मीटर घन है तो, मतलब घन है, तो ज्ञात कीजिए कि कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब देखिए, कुंड का आयतन मुझे दिया हुआ है और यहां पर मुझे बताया हुआ है कि भैया इतना लीटर पानी गिर रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे यह पता करना पड़ेगा कि पानी जो गिर रहा है, वो पानी जो गिर रहा है उसका कैसा क्या होगा। आप थोड़ा सा मुझे एक जजमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे और इस ऑप्शन के अंदर से क्या राइट आंसर मेरे लिए होगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। छोटा सा दिमाग लगाइए, फिर मैं आपके सामने तो करके बताऊंगा। एक बार करके देखिए फिर मैं बताता हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको उठाएंगे कुंड के आयतन से। तो कुंड का जो आयतन है वो हमें काय में दिया है, मीटर क्यूब में दिया है। तो सबसे पहले हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें जो दिया हुआ है कुंड का आयतन, कुंड का आयतन ये मुझे काय में दिया है, 105 मीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसकी कैपेसिटी पता करूंगा। लो, लीटर में आने के बाद जैसे हम लोग पढ़ते ना, जैसे पानी की टंकी लेने जाते हैं तो हम बोलते कि भैया ये कितने लीटर की, तो 1000, 2000, 5000 लीटर। तो ऐसे ही सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो हमारा जो कुंड है, सबसे पहले कुंड को पता करूंगा कि कुंड की कैपेसिटी कितनी है, मतलब उसकी दक्षता कितनी है, उसके अंदर कितना पानी आएगा। तो हम लोग क्या है कि 1 मीटर क्यूब इजिकल्स टू होता है 1000 लीटर, ठीक है। ये यूनिट याद रखिएगा, बहुत काम की है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो है 105 में हम लोग गुणा कर देंगे 1000 का, जो कि ये चेंज हो जाएगा लीटर में। तो ये हो जाएगा 105, 1, 2, 3 लीटर, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, अब मुझे बोला है कि अब इस कुंड के अंदर 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिरता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग जो मतलब जो पानी गिर रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिरा था, हम तो देखेंगे कि भैया कितना पानी गिर रहा है। मतलब यहां क्या लिखा हुआ है, इस एक कुंड के अंदर 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। तो मतलब 1 मिनट में 50 लीटर पानी गिर रहा है, तो इस कुंड के अंदर कितना पानी आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100
5 1 2 3 में हम लोग गुणा कर देंगे किसका, भाग कर देंगे 50 का। ठीक है, कर दिया। अब हमको इसमें भाग कर दिया। अब भाग करने के बाद हमने क्या करा, सबसे पहले हम लोग इसका भाग कर दीजिए पहले, तो ये 0 से 0 चला गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो यहां पर ये आ गया कि भैया ये देखो, एक कुंड के अंदर 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर ये आ गया आपका 2100। अब यहां पर मुझे मिनट आ गए, कितना आ गया, मिनट में। अब चूंकि यहां पर मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि घंटे के हिसाब से आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा 60 से भाग कर दूंगा। अब 60 से क्यों करा, कमेंट में बताना। तो यहां पर 10 से 10 गया, यहां हो जाएगा कितना, 6 18, और उसके बाद यहां पे आपका बचेगा 11 में से 8 गया, तो यहां बचेगा आपका 3 और 6 पंजे 30, तो 35, यहां पे घंटे लिख लीजिए। तो 35 घंटे में हमारा ये क्या भरेगा, पूरा टैंक भरेगा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन होता है पूरा खत्म होता है। हमें सबसे पहले क्या दिया था, हमें दिया था एक कुंड के अंदर 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। तो हमको यह पता करना था कि भैया 1 मिनट में कितना पानी गिर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे, है ना, हम लिखेंगे 1 मिनट में, आप ऐसा लिख लीजिए 1 मिनट में इतना पानी गिर रहा है। अब उसके बाद इसको घंटे में चेंज करना था, तो हमने इसको घंटे में चेंज कर लिया। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ, और सॉल्व होने के बाद हम इस पूरे एंड तक पहुंचे इस क्वेश्चन के। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है। अगला दिया है, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है। मतलब एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में होगी। देखिए, अभी सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, उसको मुझे लीटर में चेंज करना है। तो चलिए, सबसे पहले मुझे क्या दिया है, एक टैंक का, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है। तो हम लिखेंगे, आप सीधे लिख लीजिए, बेलन की जो त्रिज्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या वो कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर, है ना। और बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई कितनी दी हुई है, आपको बेलन की लंबाई दी है 7 मीटर। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे उसका आयतन। तो हम निकालेंगे बेलन का आयतन। तो 1.5 मीटर, मतलब हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। हम लिखेंगे हम 22/7 गुणा में आर का वर्ग। आर का वर्ग हमारा ये जो त्रिज्या है, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, त्रिज्या। चलो, आर का वर्ग मतलब हमारी ये त्रिज्या है, तो यहां पे हो जाएगा 1.5 का वर्ग, और एच कितना है, एच हमारा 7 है। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, 7 से 7 हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 22 गुणा 1.5 गुणा 1.5। अब देखो, यहां पे 22 तो लिखो, और यहां पे 225 होता है, तो यहां पे पॉइंट 2 संख्याओं के बाद है, तो 2 संख्याओं के बाद हमने यहां पे पॉइंट लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, 225 को हम लोग 22 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 दूनी 4। ठीक है, देखो 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4। फिर उसके बाद ये भी 0 5 और 4। चलो, 0 5 5 और 4 9, ये आ गया 4950। कितना आ गया, 4950। अब चूंकि यहां पर हमारी 2 संख्याओं के बाद दशमलव था, तो हमने भी यहां 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, और यहां पर आ गया मीटर क्यूब। ठीक है, घन मीटर। अब देखो, चूंकि हमको क्या करना था, हमको यहां पर निकालना था क्या, हमें यहां निकालना था बेलन का मतलब निकालना था दूध की मात्रा लीटर में निकालना थी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ाई है कि 1 मीटर क्यूब इजिकल्स टू होता है 1000 लीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है।
तो यहां पे पॉइंट के बाद हम यहां पे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 49500 लीटर ये मेरा फाइनल आंसर हो गया और यही मेरे ऑप्शन में भी दिया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। आप लोग भी अगर इस तरह के क्वेश्चन को लीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, सारी चीजें पूरी अगर आपको देखना है तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन लाइए, करिए, आप लोगों का क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बेलन की परिधि 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, तब बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन की परिधि कहां होती है भैया, आपको पता है बेलन की परिधि कहां होती है? बेलन की परिधि मतलब ये होता है, ये बेलन है ना, ये बेलन की यहां परिधि होती है, ठीक है। तो ये बेलन की जो परिधि है ये हमको कितनी दी हुई है? 88, ठीक है। उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 60 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या निकालना है? बेलन का आयतन। देखो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन जब तक मुझे आर पता नहीं होगा, जब तक मैं बेलन का आयतन नहीं निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे बेलन के आयतन को निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगी उसकी त्रिज्या। तो मुझे ये जो दिया है ना बेलन की जो परिधि, बेलन की परिधि, तो बेलन की जो परिधि होती है ना वो यहां पर होती है 2 पाई और आर। तो यहां पे लिखेंगे 88 2 गुणा 22/7 इंटू आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 7 को इधर ले आएंगे और 2 और 22 को नीचे ले जाएंगे। चलिए तो 22 चौको 88 और उसके बाद 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 बराबर आर। मतलब मेरी त्रिज्या कितनी निकल गई? आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ये मेरी त्रिज्या निकल गई। अब मुझे निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, ये निकल गई मेरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। अब निकालना है मुझे क्या? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। तो बेलन का आयतन की जगह हम लोग क्या करेंगे? 22/7, आर कितना निकला? 4, तो हम लोग 4 को 2 बार लिख देंगे और ऊंचाई हमें पता ही था ये है 60, ठीक है। अब बताइए इसके आगे क्या सॉल्व होगा? अब इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये जो है इसको आप लोग सबसे पहले गुणा कर लीजिए आपस में, है ना। आपस में गुणा करके इनमें से आपका क्या आंसर आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें सबसे पहले बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमने लगा दिया। अब देखिए आप सीधा सीधा गुणा करिए तो ये हो जाएगा 88, है ना, और ये हो जाएगा 6 चौको 24। अब आप क्या कर सकते हैं और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई अब ये जो है आपका 240 गुणा 88 गुणा कर लीजिए तो 0, 8 चौको 32, 32 की 2 हासिल का 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, तो 0 2 9 1 ही आएगा। तो 0 2 9 2 11 की 1 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल का 1, तो आ गया 21120। यहाँ आ गया 21120 और यहाँ से कहेंगे 7 से भाग। चलिए 7 से भाग देते हैं तो 21120 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 0 लगा के फिर 2 उतारेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 ही होगा। 12 में से 7 गया तो 12 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 0 उतार लेंगे। अब आगे क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन में किया क्या, आप एक बार अच्छे से देखिए क्वेश्चन में क्या किया था। तो यहां पर हमें सबसे पहले बेलन की जो परिधि दी थी, क्या दी थी? 2 पाई आर, और यहां से हमने 88 जो दिया हुआ था, यहां से एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट करके देखते हैं कि हम लोग आंसर की तरफ अगर नहीं आ रहे हैं तो उसका रीजन क्या है ना। मतलब देखते हैं हम लोग, एक बार चेक करते हैं। तो यहां दिया है 2
पाई और आर। तो यहां दिया है 2, 22/7, आर नहीं पता, यहां पे 88। तो आर को ये रखा तो ये 88 × 7 और 2 × 22, इतना तो ठीक है। अब एक काम करिए, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 चौको 8, है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। आर का मान 14 आया है ना कि 4, उसकी वजह से हम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। तो ये हो गया हमारा 14, ठीक है ना, आर का मान आ गया 14। अब हम रखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है भैया, चलिए बेलन का आयतन रखते हैं हम लोग। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 और यहां पे हमारा आर था 14 × 14 और एच था 60। चलो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब क्या बच रहा है, 22 × 14 × 2 × 60, इतना हो रहा है। अब देखिए सीधी सी बात, यहां पे हो जाएगा 22, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और ये 60। तो यहां पे 22, 0, 8 छंग 48, 48 की 8 हासिल का 4, 6 दूनी 12, 13, 14, 15, 16। अब आपको 1680 से 22 को करना पड़ेगा गुणा। 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3। चलो तो 0, 6, 3 और 3, तो 0, 6, 6 और 3 9, 3 और 3 6, 36960, 36960 सेंटीमीटर घन। तो ये 36960 सेंटीमीटर घन, मतलब एक अंदाजा लग जाता है। हम कहीं ना कहीं देखिए हो जाती है, इंसान है, मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको हमने सही किया, हमने देखा क्यों नहीं आ रहा है, हम एक बार दोबारा गए, दोबारा से जाकर हमने देखा। तो ये एफर्ट भी आना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए कि भाई हमने क्वेश्चन में गलती कहां करी है। अगर गलती पकड़ में आ गई तो फिर तो क्या बात है। इसलिए मैं आपको पूरी गलती पकड़ के भी दिखा देता हूं, क्योंकि हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, पर उसको सुधारना सबसे अच्छी बात है। तो यहां पर हमने उसको सुधारा, हमने देखा कि हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो एक बार पीछे गए, पीछे जाके हमने चेक किया कि भाई कहां मिस्टेक थी, हमने पकड़ी मिस्टेक को, हमसे लिखने में या हमसे करने में गलती हो गई होगी, हमने उसको सही किया, हम राइट आंसर पे आ गए। तो इस तरह से हमारा 24वां क्वेश्चन होता है खत्म। आगे आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 25वें क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक घनाकार कक्ष की आंतरिक माप 10, 20 और 30 है। इसकी सफेदी कराने का खर्च 6 प्रति वर्ग मीटर है। तो कक्ष की चारों दीवारों और छत की सफेदी कराने का खर्च क्या होगा। अब देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमारा जो कमरा है ना, वो कैसा है, घनापकार आकार का है। भाई ये कमरा है, ये घनापकार आकार का है, ये कमरा है, ये घनापकार आकार का है। अब ये अगर घनापकार आकार का कमरा है तो इसमें मुझे बताना है कि चारों दीवार, मतलब एक दीवार तो ये रही, एक, ये 2 है ना, एक, ध्यान से देखना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, मतलब ये चारों तरफ की दीवारें हैं, है ना। अब उसके बाद एक आती है सीलिंग अलग से, मतलब ये वाली सीलिंग, मतलब छत की अगर मैं बात करूं, ये छत मेरी आ रही है 3 नंबर की, मतलब छत 3 नंबर की नहीं, छत जो है ये वाली है, ठीक है, ये ऐसी छत है ये, तो ये है छत मेरी, ठीक है, तो ये छत है। अब इसकी जो यहां पर ये जो है, ये इसकी लंबाई है, तो ये भी इसकी लंबाई होगी, और ये इसकी चौड़ाई है, तो ये भी इसकी चौड़ाई होगी छत की। तो यहां पर मुझे क्या करना है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और उसके बाद जो सीलिंग है उसका भी मैं यहां पे ऐड करूंगा, मतलब जो छत पे भी पुताई कराते हैं उसको भी ऐड करूंगा। तो देखिए यहां पर हल्क की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हमें लंबाई कितनी दी हुई है, 10 मीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर, और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 30 मीटर, ठीक है। अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है, तो हम लिखेंगे घनापकार कक्ष चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल कमरे की
चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत की सफेदी, छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो 2 एल प्लस बी मतलब 10 प्लस 20 गुणा में 30 प्लस 10 इंटू 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 गुणा 30 प्लस 200। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 1800 प्लस 200, तो यहां आपका हो जाएगा 2000, है ना। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मीटर वर्ग। इतना तो हो गया। अब मुझे क्या बोलना है कि 6 रुपए प्रति, मतलब 1 वर्ग मीटर पे 6 रुपए लग रहे हैं, तो 2000 वर्ग मीटर पे कितने लगेंगे? यहां पर हम देखेंगे। देखिए, अब इतना तो आपको समझ में आ गया ना अच्छे से? इतना तो समझ में आ गया कि चारों दीवारों को क्षेत्र के लिए ये सूत्र होता है चारों दीवारों का, और L प्लस बी ये छत जोड़ी है, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था। उसके बाद क्या हो गया? L 20 और ये 10 और 20 मिला के 30 हो गया, और ये 30 ऊंचाई दी हुई थी, और ये छत का क्षेत्रफल 200 हो गया। ठीक है ना। अब उसके बाद हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 1800 प्लस 200 हो गया 2000। तो अब हम आगे का लिखेंगे कि हम लिखेंगे 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना आ रहा है भैया? 1 वर्ग मीटर का खर्च 6 रुपए, तो 2000 मीटर वर्ग का खर्च, तो 2000 गुणा 6, तो 6 दूनी 12,000 रुपए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ये हो गया। तो आप लोगों ने देखा ये नया क्वेश्चन था, इस नए क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, और यहां पर हमारे सामने एक नया कॉन्सेप्ट था कि भैया चारों दीवारों का क्षेत्रफल और जो छत की पुताई कराना थी, दोनों को हमने ऐड किया, और 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर का जो लग रहा था वो 6 रुपए लग रहा था, तो 2000 वर्ग मीटर का लग रहा था 12,000 रुपए। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन वो सॉल्व हुआ। एक नया क्वेश्चन था। इस तरह के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप लोग देखते रहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जो नहीं आए आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, यहां पे हमारे एमसीक्यूज जो है वो खत्म होते हैं, और उसके बाद अब हम आपके सामने नया चैप्टर लेकर आएंगे। तो एक बार आप इसके हमने जो अध्याय 13 की क्षेत्रविधि के अंदर हमने जितनी भी प्रश्नावली करी है उनको, फिर हमने एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसको वन शॉट रिवीजन कहते हैं, उसको भी आप देखिएगा। उसके बाद फिर हमने ये एमसीक्यूज बनाए। इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब आती है बात कि आप वीडियो देख कैसे सकते हैं, उनको देखने का तरीका क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को यहां पर यूट्यूब चलाना तो आता होगा, तो यहां पर आप लोग YouTube पे जाके सर्च के ऑप्शन में जाएंगे, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम डालेंगे तो यहां पर आप लोगों के सामने एक चैनल आ जाएगा। जब आप उसकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, देखिए यहां पे प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग यहां पर सर्च कर सकते हैं जो भी आपको क्लास देखना है। आप लोग यहां पर, अगर आपको ऐसे नहीं देख के, अगर आप लोग डायरेक्ट गूगल पे जाकर मैग्नेट ब्रेन टाइप करेंगे, वहां पर से भी आप हमारे वीडियोज आराम से देख सकते हैं, या फिर आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप इजिली वीडियो देख सकते हैं। यहां पर सबसे पहली बात, अगर आपको हमारी नई नई अपडेट्स चाहिए या आपको पता करना है कि अब कौन सा विषय आने वाला है, तो आप लोग सब उसके लिए YouTube, इंस्टा या ट्विटर या फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा
आपको यहां पर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए चार्ज नहीं देना है, जो कि 100% फ्री है। आप लोग देख ही सकते हैं कि हाई क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है। साथ में आप लोगों को जो इतने कोर्सेज हैं, सीबीएसई आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मिलता है, आपको एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जे, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी और यूपीएससी और जैप क्लैप जैसे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 100% आपको यहां पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको यहां पर मिलता है। बस मैंने जैसा बोला, आपको यहां पर कोई चार्ज नहीं देना है, इसलिए आपके जो आस पड़ोस में जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं, आपके भाई बहन छोटे बड़े जो भी हैं जो पढ़ रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं कि भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है और साथ में हाई क्वालिटी एजुकेशन भी है। तो बस उनको बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।